अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी सोहा अफजल। इस प्रोग्राम को आप कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक जो है उसको पूरी गुड मॉर्निंग पब्लिक की टीम की तरफ से हैव अ गुड डे। बशर्ते कि आप सुबह सुबह उठ के अपने दिन का आगाज़ करें, बिकॉज कल की हैपनिंग को अगर आज के दिन पर हम असरअंदाज होने देंगे तो ऑटोमेटिकली आज का दिन भी ख़राब हो जाएगा। तो कल का दिन आपने जैसे भी गुजारा, आज के दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में करें, इंशाल्लाह आपका सारा दिन बेहतरीन ज़रूर गुजरेगा। आपके और हमारे दिन का आगाज़ होता है गुड मॉर्निंग पब्लिक से, और ये स्क्रीन में शेयर करती हूँ इस्लामाबाद हरमीत सिंह के साथ। तो लाहौर के साथ साथ आपको इस्लामाबाद भी सैर करा देते हैं और बताते हैं कि इस्लामाबाद में फ़िलहाल मौसम कैसा है। कल लाहौर में तो मौसम कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा था। कराची के और बाइपर जोए की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हरमीत बाजी को शो में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। आपने दोस्त फरमाया, कल अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, हाँ शाम के वक्त तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी और आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की जा सकती है। लेकिन कल मगरिब के टाइम से ठंडी हवाएं शुरू हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश होगी। फिर हल्के पुल्के जो है वो कतरे गिरे और उसके बाद फिर वही गर्मी। लेकिन आपने दोस्त फरमाया कि कराची की हम बात करें, दीगर इलाकों की बात करें, जिस तरह हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहाँ पर गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पे हलाकतों की जो तादाद है, मांडवा का जो इलाका है, यानी मांडवा को याद एक फिल्म भी आई थी जिसमें इसी तरह का इलाका था जहाँ पे मछेरे और उनकी बहुत बड़ी तादाद होती थी। तो मांडवा के इलाके में तकरीबन 7 अफराद की हलाकतें हुई हैं। ऐसे में जिस तरह आप फरमा रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सफ़र इस तूफ़ान का कम होता चला जाए, ख़तरा बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पाक आर्मी, रेंजर्स और दीगर इंतज़ामिया के लोग जो है हाई अलर्ट हैं और कोशिश की जा रही है लोगों के मुंतकिली की। और जिस किस्म की वीडियोज़ हमारे सामने आ रही, तो वाकई में ठट्टा, बदेन और दीगर जो मीरपुर ख़ास और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी हाई अलर्ट जारी है। और हम देख रहे हैं कि जो बारिशों की बात की जा रही है, तो एक तो रफ्तार इन हवाओं की काफ़ी तेज़ होगी और इसी के साथ साथ बारिशों की जो बात की जा रही है, तकरीबन 300 से 400 मिलीमीटर बारिश जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो हो सकती है। लेकिन बहरहाल एहतियाती तदाबीर पर सबको अमल करना होगा और इंतज़ामिया को भी चौकस होना होगा। 90,000 से ज़ायद लोग हैं जिनके इनखलाक का जो काम है वो करने के लिए पाक फ़ौज और जो महकमा जात हैं, मुतल्लिका महकमा जात, वो इस हवाले से एक्टिव हैं। लेकिन ऑल दो अगर मछेरों की बात की जाए और अगर साहली पट्टी के करीब करीब रहने वाली आबादी की बात की जाए, जो भी इंस्ट्रक्शंस और हाई अलर्ट, कोई 7वां हाई अलर्ट जो है वो इस वक्त कराची में जारी किया गया है। जो फुटेजेस हमारे सामने आ रही है, अगर हम बात करें इस तूफ़ान की जिसको हम बाइपर जोए कह रहे हैं, और ये साइकोलॉजिकल जो है, अगर इसको हर पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए तो अभी सिचुएशन फ़िलहाल ये है कि अब ठट्टा से इसका फासला सिर्फ 360 रह गया है और कराची से 350। हाँ, अलबत्ता कल जो है महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कंपैरेटिवली पहले से थोड़ी कम हो गई है। मतलब हम इसको एक्सट्रीम नहीं कह सकते, लेकिन वेरी डेंजरस कहा जा सकता है इसको। मतलब खतरात उसके जू के तू हैं, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन अगर हम इस साली पट्टी के इर्द गिर्द के इलाकों की बात करें, बदीन की बात करें, थरपारक की बात करें, ठट्टा की बात करें, सजावल की बात करें, तो वहाँ पर मौजूद जो है घरों में भी पानी आना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर इसकी तेज़ हवाओं की रफ्तार की बात करें तो 170 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं तेज़ चल रही हैं। और अगर कराची के हाई अलर्ट की बात करें तो हम मौसम अच्छे की बात करें, ऑल दो तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे बिल बोर्ड्स भी कराची में, जिस रोड को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है किसी भी किस्म के ट्रैफिक के लिए, आमदोरफ्त के लिए, वहाँ पर भी हमने देखा कि कुछ बिल बोर्ड्स गिरे हैं। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि कल अगर हम बात करें सिंध की यानी कराची की, तो केटी बंदर की बात की जा रही है और गुजरात साइड की। ये दोनों ऐसी बंदरगाहें हैं जहां से ये तूफ़ान कल टकराने का अंदेशा जाहिर किया गया है। अब रास्ते में ये फासला तय करते हुए जी अगर हम देखें अगर आप माजी को देखें तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए या इसी तरह समंदर, कराची का जो समंदर है ये बॉम्बे के साथ भी ये टकराता है, तो हमने देखा है कि जापान या अमेरिका में इस किस्म के तूफ़ान आते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर चूँकि इससे पहले भी खबर आई थी और इसकी ये जो खबर है ये वाकई बड़ी ऐसे इसके बारे में जितनी खबरें आ रही हैं तो वाकई में तशवीश बढ़ती जा रही है। लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है और तेज़ी से हम ये बात हमेशा करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि माजी में यानी अगस्त के महीने में पिछले साल तकरीबन 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए थे। जिस तरह बारिश आई थी, तूफ़ानी बारिशें थीं,
लोगों के जो है घर उजड़ गए, उसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं अपने इलाकों से दरबदर होकर कहीं और मुंतकिल हुए और बहुत सारे जानवरों की हलाकतें हुई, तबाहकारियाँ हुई। आपको याद होगा कि टमाटर और दीगर जो फसलें थी उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से महंगाई की जो शरह थी, एक तो सब्जियां ना होने की वजह से, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये मौसमियाती तब्दीली आ रही हैं तो दर्जा हरारत एक तो बढ़ता जा रहा है, लहरें जो है समंदर की वो भी तेज़ हो रही हैं। और इसी तरह अगर हम देखें ग्लेशियर जिस तरह तेज़ी से पिघल रहे हैं और उसी तरह बारिश, यानी सर्दियों की जो मुद्दत है पहले कम फिर ज़्यादा, गर्मियों की मुद्दत को अगर आप देखें तो जून के मिड तक, यानी अभी जून के शुरुआत तक हम देख रहे थे कि काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही, तो ऐसा लग रहा था कि शायद फरवरी का महीना है। तो ये सारी सूरत हाल जो हमारे सामने आ रही है ये यकीनन मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और ये हमें साइन दिया जा रहा है बारहा कुदरत की जानिब से कि जिस तरह हम नुकसान पे नुकसान दिए जा रहे हैं हमारे इस नेचर को, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों के असरात अब बुरी तरह आप असरात की बात करें, क्लाइमेट चेंज का ये समंदरी तूफान होने के साथ साथ आपको पता है कल ज़लज़ले के शदीद झटके भी लाहौर शहर में महसूस किए गए। हमें उसको भी प्रोग्राम में कोट करना चाहिए क्योंकि कल वो मतलब इतना ज़्यादा इंटेंसिटी या शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाजू का तो बहुत सारे ऑफिस और घरों में और या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज़ में लोगों ने कहा कि हमने इसको बस इतना ज़्यादा महसूस नहीं किया। लेकिन चूँकि क्लाइमेट चेंज के आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम पर मुरतब हो रहे हैं, वो समंदरी तूफ़ान की सूरत में हो, ज़लज़ले की सूरत में हो, जहाँ पर हम इस कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं हरमीत, वहाँ पर बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल से लेकर प्रिकॉशन प्रोटोकॉल्स और हर चीज़ को कीप इन माइंड रखा जाता है। पहले इंडिकेशन देने के साथ साथ इंतजामात को भी मुकम्मल किया जाता है। हाँ, अलबत्ता भी फाक फौज की जानिब से या तमामी महकमा जात जो है उनकी जानिब से 60,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। लेकिन फिर भी ये 30 से 40,000 लोग जो अभी इनखिलाफ फौरी तौर पर करने के लिए उनको कहा गया है, उनके लिए खातिर खा इक़दाम बज़ाहिर देखने में नज़र नहीं आ रहे। और देहात जो साली पट्टी के करीब है, कल हमने देखा कुछ फुटेजेस हमारे पास ऐसी भी आई जिसमें घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया था क्योंकि लहरों की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। और कल जो ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए उसने भी खौफ व हरास फैलाए रखा लोगों के अंदर। तो ये जो हमें मौसम मिल रहा है जून जुलाई में, ज़रा ठंडा मौसम, या अगर सर्दियों की बात करें तो एक्सट्रीम सर्दी, फिर सैलाब की बात करें, ग्लेशियर्स के देर तक और पिघलने की बात करें, तो ये क्लाइमेट चेंज जो है इस वक्त अगर हम इंग्लैंड साइड की बात करें तो आपको पता है कि लंदन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कभी नहीं देखा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया और हर मुल्क इस क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है। तो कुदरत हरमीत हमें जो इंडिकेट कर रही है, जो हमें इंडिकेशन दे रही है, हमें इसको सोचना चाहिए कि कंक्रीट के साथ जिस तरह से हमने अपने शहरों को आबाद कर लिया है और कुदरत से हम दूर हो गए हैं, अब कुदरत गुस्से में है। और जैसे कि हमने सैलाब के वक्त में कहा था कि अब उन जगहों को जो कि कुदरत की हैं, अब उन पर अगर इंसान बसेरा कर लेगा तो फिर कुदरत अपना इंतकाम इस तरीके से ही लेती है। हमने बहुत सारे वो तमाम तर होटल्स और वो जगह जिनको ऑक्यूपाई किया गया था आम लोगों की जानिब से सिर्फ मुनाफा खौरी की वजह से, वो जब सैलाब आया तो किस तरह से बहा ले गया। आपने छोटी छोटी मिसालें देखी होंगी जहाँ जहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ से दरिया ने गुजरना है, किसी रेले ने गुजरना है या किसी दरिया ने गुजरना है और वहाँ पे खुश्क हुआ है किसी बारिश ना होने की वजूहात की बिना पर। लेकिन जब भी लोगों ने वहाँ पे होटल्स, शॉपिंग मॉल वगैरह खोले हैं तो आपको याद होगा कि वहाँ पे फिर हमने देखा है कि दोबारा वो जितने भी जगह उनको बहा के वो जब भी वो दरिया आता है, जब भी बारिशें आती हैं बड़ी तेज़, और सवात में बहुत सारे इलाकों में जिसमें इंतज़ामिया भी मुलविस थी, जो आपने फिर कालाम और मदियन और बहरीन के इलाके में देखा कि किस तरह होटल, बड़े बड़े 5 स्टार होटल जो बने थे, 3 स्टार 2 स्टार जो बने थे, जिसको बहा के दरिया लेके चला गया। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि जो जो जगह थी, यानी समंदर का किनारा था उस पर भी हमने कब्जा जमा दिया, दरिया का किनारा था, कोई ऐसा ग्राउंड जहाँ पे हरियाली थी, जहाँ पे दरख्त थे, वहाँ पे भी हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं, होना ये चाहिए था कि सोसाइटियाँ बनती, और अगर वो बनती हैं तो उन सारी चीज़ों को भी शामिल किया जाता जो कम से कम नुकसान का बायस ना बनती, यानी दरख्त उसी तरह उगाए जाते, उसी तरह कुदरत के सारी चीज़ों को उसी तरह रखा जाता। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक, यानी गाड़ियाँ, अब गाड़ियों की तादाद भी हमारे मुल्क में, दीगर ममालिक में बहुत तेज़ी से बढ़ रही
रही हैं, और जिसके बिना पर, और फिर हम एसी की बात करें, यानी एसी की जो तपिश है बाहर की सूरत में, तो फिर उसका भी अलग नुकसान है। तो एक एक चीज़ आपको याद होगा, कोरोना में बड़ा खूबसूरत टाइम आया था जब लोग अपने घरों तक महदूद हो गए थे, और फिर हमने ये देखा कि हर तरफ हरियाली थी। और उसी तरह हमने देखा कि चाहे वो लाहौर था, इस्लामाबाद था, दीगर शहर थे, उन गर्मियों के मौसम में भी ठंडी हवाएं चलती थी और हर तरफ हरियाली हरियाली थी। तो कहीं ना कहीं हमने खुद ख्याल रखना होगा अपने इस मुल्क का, अपनी इस दुनिया का, जो रब ने हमें एक खूबसूरत गिफ्ट की सूरत में दिया है। तो मेरे ख्याल में जब भी आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो ठीक समत में जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता हम अपने चीज़ों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, और ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आने वाली जो हमारी नस्लें, क्या वो महफूज होंगी, क्या उनके लिए पानी मौजूद होगा, या उनको जिस तरह गर्मी की शिद्दत में आने वाले दिनों में इजाफा होगा, क्या जानवर इसी तरह ज़िंदगी गुजार पाएंगे, या उनकी भी हलाकत, और इसी तरह वो जानवर भी नायाब हो जाएंगे, और इंसान जो है उसी तरह बीमारियाँ भी बढ़ती जाएंगी। ये रिपोर्ट्स हमारे सामने, आपने से बात नहीं करें, जितनी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है वो यही कह रही हैं कि भाई ख्याल रखना होगा, अपने आप को रेडी रखना होगा। अगर हमने इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद ना किया तो फिर आने वाला जो फ्यूचर है वो इंतहाई भयानक है। और क्लाउड बर्स्ट की अगर हम बात करें तो हरमीत, ये सिचुएशन हमने कराची में ख़ास तौर पर देखी, चूँकि कराची से फासला भी 360 से 50 किलोमीटर का है, बाकी जो कि इस तूफ़ान ने भी तय करना है। लेकिन जो इंडिकेशन कल के हवाले से दी जा रही है हरमीत, वो बहुत ज़्यादा डरावनी भी है, और आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट भी उस हवाले से कोई 7वां 8वां अलर्ट है जो कि कराची महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किया गया है। लेकिन अगर हरमीत हम उन इलाकों की बात करें जहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, मतलब हम बदीन की बात करें, थरपारकर की बात करें, ठट्टा के इलाकों की बात करें, तो वहां पर जो देहात है वो तो तबाह हो चुके हैं। मतलब पानी घरों में दाखिल होने के बाद वहाँ की सूरत हाल ये कि जो करीब करीब देहात और गांव हैं, वहाँ पर इस वक्त तूफ़ानी बारिशों की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, तेज़ हवाएं चलने की वजह से कई छतें भी गिर गई हैं, कई छतें भी उड़ गई हैं, और बहुत सारे लोगों की हलाकतें भी सामने आ रही है। अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई मरीन ड्राइव की हम बात करें, गुजरात साइड की हम बात करें, तो वहाँ पर भी इस तरह से जैसे हाई अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन आप जैसे शुरू में बता रहे थे कि वहाँ पर भी हलाकतों की तादाद कंपैरेटिवली बढ़ती चली जा रही है। तो इस वक्त अगर हम भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो केटी बंदर की हम बात करें और गुजरात साइड की हम बात करें इंडिया की तरफ से, जहाँ से एक दिन बाद ये तूफान जो है सोहा, जो सोशल मीडिया पे वीडियो हमारे सामने आ रही है, और कल जो वीडियो मेरे सामने है, जो मैंने देखा है हिंदुस्तानी गुजरात की हम बात करते, क्योंकि पहला पड़ाव जो है या पहला टकराव जो है गुजरात के बंदर के साथ हो रहा है, तो वहाँ पे जो लहरें आप बात करें पाकिस्तान में, तो उसी तरह हमने देखा जो लोग वीडियो बना रहे थे और अचानक इतनी ऊंची लहरें जो हैं वो आई, और उसके बाद फिर पता नहीं चला कि क्या वो उन लोगों को बहा के वो लहरें लेके गई या उनमें से किसी की बचत हुई है। तो ये चीज़ वाकई में ख़तरनाक नज़र आ रही है। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पब्लिक न्यूज़ के जो है इमरान, वो कराची में इस वक्त मौजूद है। ताज़ा तरीन अपडेट्स उनसे ले लेते हैं, किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है, हाई अलर्ट कैसे जारी किया गया और क्या सिचुएशन फ़िलहाल वो देख रहे हैं लाइव। जी इमरान, बताएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त, अगर दफ़ा 144 की बात की जाए वो भी नाफिज की गई है, और साथ साथ मजीद क्या प्रिकॉशंस करने के लिए कहा जा रहा है, और इस वक्त अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो उनकी जानिब से क्या इंडिकेशन दी गई है। 360 का कहा जा रहा था कि किलोमीटर दूर है, अब क्या सिचुएशन है, और कभी इंटेंसिटी कम हुई है तूफ़ान की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में समंदरी तूफ़ान विपर जो है उसके कराची के साहिल से टकराने के इम्कानात तो इंतहाई कम है, ताहम तूफ़ान के जो असरात हैं वो कराची पर ज़रूर पड़ेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान के असरात के बायस कराची में शदीद बरसातें जो हैं वो हो सकती हैं, और उसके साथ साथ तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं। इसके पेश नज़र कराची की जो साहिली पट्टी है, डिफेंस और CVO के जो रिहायशी हैं, गुज़िश्ता रोज़ DHA की जानिब से एक जो है अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें उनको कहा गया था कि रज़ाकाराना तौर पर वो जो है यहाँ पर करीब में जो आबादी है वो खाली। रात गए पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ मसाजिद में ये ऐलान कराए गए हैं कि शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलें और हिफाजती जो तदाबीर हैं वो अख्तियार ज़रूर करें। अगर मैं आपको समुद्री तुरजवाए के अपडेट के हवाले से बताता चलूँ कि वो इस वक्त कराची से 360 किलोमीटर जनूब में वाक़ है और ठट्ठा से 355 किलोमीटर जो है वो दूर वाक़ है। कल सुबह ये जो समुद्री तूफ़ान है वो ठट्ठा की साहिली पट्टी, केटी बंदर, सजावल और दीगर जो साहिली पट्टी सिंध की पड़ेगी उससे टकराया गया। इसके पेश नज़र ठट्ठा, बदीन और सजावल में जो है वहाँ से जो माहीगीर हैं, जो बस्तियाँ साहिल पर कायम हैं, उनको वहाँ से हिफाजती मकामात पर जो शिफ्ट करने का काम है वो जारी है। पाक फौज, रेंजर्स, सिंध पुलिस। कामरान, खबरें ये भी आ रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि
सॉरी, आपसे जानना चाहेंगे बाजी कि जो खबरें हमारे पास आ रही है, एक तरफ तो हम जो तस्वीर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वही सेल्फियां बनाई जा रही, दफ़ा 144 नाफिज भी है, तो क्या आपको लगता है कि कोई सख्ती की जा रही? क्योंकि जो वीडियो आ रही है उसमें तो नहीं लग रहा कि लोग फिर भी साहिल समंदर के पास जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो इनखला की बात की जा रही है, तो क्या उसमें भी बहुत सारे गिले शिकवे किए जा रहे हैं कि उसी तरह इंतजाम नहीं हुए? तो उस हवाले से कोई रिपोर्ट है आपके पास? आज बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग जो है इतनी सख्तियां होने के बावजूद, पाबंदी होने के बावजूद साहिल समंदर पर पहुंच रहे हैं। पुलिस, रेंजर्स और डीएचए में जो डीएचए की सिक्योरिटी है, उन्होंने बेशतर मकामात पर रोड को बंद कर दिया गया है। आपके सेगमेंट में हमारे लेट होने की एक रीज़न ये भी थी कि बहुत सारे जो रास्ते हैं वो बंद थे, ताहम लोग जो है मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करते हुए साहिल पर पहुँच जाते हैं। गुज़िश्ता शब साहिल पुलिस की जानिब से 3 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और 15 से ज़ायद लोगों को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार भी किया गया। ताहम आवाम जो है वो पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है ये कोई एडवेंचर है। वो अपने ना सिर्फ वो खुद आते हैं, अपनी जान वो खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे लेके, फैमिलीज लेके, खवातीन के साथ जो है वो साहिल पर आते हैं। और पुलिस अभी भी यहाँ पर गश्त कर रही है, लेकिन शहरी किसी गली से निकल कर आ जाते हैं। और ये जो डीएचए है यहाँ पर, तो फिर भी जो है कंट्रोल हो सकता है, लेकिन दीगर जो साहिली पट्टियाँ हैं जैसे हॉक्स पे और दीगर पट्टियाँ हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पुलिस को प्रॉब्लम पेश आती है। उसकी वजह एक ये भी है कि वो खुला इलाका है और करीबी मकामी आबादी जो है वो वहाँ के लोग आ जाते हैं, तो इतनी नफरी मौजूद नहीं है कि पूरा जो साहिल है उसको कवर किया जा सके। इसके पेश नज़र कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ताहम बेशतर मकामात पर पुलिस की जानिब से रास्ते बंद किए गए हैं। एहतियाती जो तदाबीर इम्तियाज, एक और चीज जो आपसे जानना चाहेंगे, कच्ची आबादियां बहुत ज्यादा हैं वहां पे। अगर कराची की मैं बात करूं, कच्ची आबादियां भी बहुत ज्यादा हैं, तो उस हवाले से भी कोई क्या, क्योंकि जब भी वहां पे बारिश आती है और फिर तूफानी बारिश आती है तो हमने देखा है कि छतें उड़ जाती है और बड़ा नुकसान होता है, तो उस हवाले से भी कोई लायमल तय किया गया? उनके हवाले से कोई हो रहा है कि उनको कहीं सेफ जोन में लेकर जाया जाए? आज बिल्कुल देखिए, इतने वसाइल मौजूद नहीं है हुकूमत के बाद, और ना ही कभी इस तरह का कोई हुकूमत की तरफ से इकदाम किए गए हैं कि इतनी सारी जो कच्ची आबादियां हैं जो अर्बन फ्लडिंग में जो डूब जाते हैं इलाके, जैसे सुरजानी के इलाके हैं, वो जब बरसात होती है तो वहाँ कई फीट वो पानी भर जाता है। अगर समुद्री तूफ़ान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो एरिया होंगे वो माहीगीरों की बस्तियाँ हैं, जिसमें कराची की इब्राहिम हैदरी वाली जो बस्ती है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। वहाँ माहीगीर रिहाइश पजीर हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी वहाँ का दौरा जो है वो किया गया और इंतजामात का जायज़ा लिया गया। ताम आबादी इतनी ज़्यादा है कि उनको यहाँ से शिफ्ट करना जो है मुमकिन नहीं है। ताम उनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि कम अज़ कम इंसानी जानें जो हैं उनको महफूज बनाया जाए और लोगों को वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध 8 करोड़ रुपये जो है वो भी मुख्तलिफ अज़ला के डिप्टी कमिश्नर को जो है वो जारी कर दिए गए हैं, ताकि वो लोगों की जो यहाँ से नकल मकानी है, लोगों के खाने पीने की अशिया हैं या मेडिकल की जो चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है, उस हवाले से वो इकदाम कर सकें। इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। जो आप फंड्स की बात कर रहे हैं ये तो दे दिए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें पुलिस के साथ साथ हमारे जो फौजी जवान हैं वो भी इस हवाले से एक्टिव हैं, एहलकारों को भी तलब किया गया है। अगर हम 90,000 लोगों के इनखला की बात करें तो बदीन है, तरपारकर है, ठट्टा है, सजावल है, यहाँ कहा जा रहा है कि 60,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक इनखला का कह दिया है और उनको महफूज मकाम तक मुंतकिल कर दिए। बाकियों के लिए क्या इंतजाम है? कल हमारे पास कुछ फुटेजेस ऐसी भी आई कि घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया। कुछ गाँव और देहात ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो इस हवाले से कितनी अभी हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स ऐसी है जो कि अभी महफूज मुकाम तक जानी है? जी बिल्कुल, देखें ज़िले हुकूमत जो है, पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्ट हो सकते हैं जो बिल्कुल साहिल पर मौजूद हैं उनको जो है पाक फ़ौज और ज़िले इंतज़ामिया, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान वहाँ से जो है मुंतकिल कर रहे हैं। और कुछ ऐसे गाँव भी हैं जिनकी फुटेजेस जो हैं वो सामने आई हैं कि पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवान जो हैं पानी के अंदर से उन लोगों को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो सबसे पहली जो तरजीह है वो सब इदारों की यही है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं या जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है उनको वहाँ से महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जाए। और शहरियों से ये अपील की गई है कि वो खुद रज़ाकाराना तौर पर जो है अपने घर खाली कर दें। इसी हवाले से डीएचए में भी लोग जो यहाँ पर जो रिहाइश पजीर है, अपर क्लास है, और उनको ये डीएचए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया था कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने घर खाली कर दें, महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएँ और अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट से ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी महफूज बनाने। लास्टली मुझे ये बताएगा, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे थे कि आप लेट हुए हैं, लेकिन बाकी जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं कराची के इर्द गिर्द, जो कि दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है और रोड साइड को भी ब्लॉक किया गया है, तो डाइवर्जन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या क्या लगाई गई है? पब्लिक को जरा इस हवाले से भी अवेयर कीजिएगा ताकि अगर कोई रूट लेना हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसको लें।
आज बिल्कुल देखें, जहां से रोड बंद किए गए हैं वहां से ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वहां पर मौजूद हैं और लोगों को जो है ये बता रहे हैं। अगर मैं आपको CVO के रूट की बात करूं तो CVO से फेज़ 2 के एक्सटेंशन की तरफ जो रास्ता जाने वाला है वो उसको खोला गया। तमाम जो CVO वाला रोड है जो विलेज होटल से लेकर ठीक है इम्तियाज़, थैंक यू सो मच। और बड़े अच्छे से उन्होंने डिटेल से अपडेट किया कि अगर हम डाइवर्जन की बात करें ट्रैफिक की तो वो किस तरह से लगाई गई है। और बिला वजह मुझे लगता है कोई मजाक नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, ये कोई फ़न नहीं है जो बिला वजह जो लड़के हैं या जो उनको लगता है कि हम CVO साइड पे जाएंगे और ये जो बहुत वेव्स ऊपर तक आ रही है इनको कैप्चर कर लेंगे और कैमरे के थ्रू हम इनको पिक्चर्स और वीडियोज़ लगा सकेंगे। ये आप जान से ना खेलें, ये वाकई कोई रियल चीज़ है जिसको हर जगह एड्रेस किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस काम को कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बहुत सारी खबरें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो कि आप सारा दिन लाइव अगर आप न्यूज़ चैनल लगाएंगे तो आपको यही खबरें सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन गुड मॉर्निंग पब्लिक में पब्लिक को थोड़ा सा एंटरटेन करना, थोड़ा सा लाइट अप करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए ये जिम्मेदारी मेरी टीम हरमीत पाजी और मैं भरपूर अंदाज में निभाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी खबरें डेली डोज की सूरत में लाके बताएं और सुनाएं और दिखाएं ताकि आप सोचें कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर हो रहा है जो कि पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। या अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो ऐसी खबरें कुछ हम ढूंढ के लेके आए हैं जो आपको आज बताएंगे डेली डोज में। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो डेली डोज की पहली खबर जो है ना वो बहुत पुरानी है। देखिए ना, पुरानी हो, नई हो, डरावनी हो, हंसाने वाली हो, रिकॉर्ड बनाने वाली हो, सारी हमारी डेली डोज का हिस्सा होती है। सो मैं आपको पहली खबर देती हूँ। आपको सबसे पुराने होटल का हमने विजिट कराना है आज। टोक्यो जापान में मौजूद है ये होटल। और उस वक्त जापान के जो शहंशाह रहे हैं हरमीत पाजी, उस वक्त क्या ही उनका प्रोटोकॉल होगा, शहाना शहान उनकी ज़िंदगी और उनके रहने सहने के तरीके। लेकिन आप यानी जापानीज़ को देखें, वो जितने भी लोग हैं वो आसार क़दीमा की उन तमाम चीज़ों को ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे ऑब्वियसली जो भी आपके आसार क़दीमा की चीज़ें होती हैं वो आपका कीमती एहसास होती हैं, आपकी तारीख होती है, उनका हिस्सा होती है। आने वाली जनरेशंस को आपने दिखाना होता है, बताना होता है कि देखिए ये हमारे शहंशाह थे, उनका रहन सहन ये था, उनके तौर अतवार ये थे, वो यहाँ रहते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे। अब एक होटल है जो कि बहुत पुराना है लेकिन आज भी उन्होंने उसको इस तरह से मेंटेन किया हुआ है। आप इर्द गिर्द का अगर व्यू देखें और उस होटल की अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन जिस वक्त में हुई है उसको इस वक्त से लेके अब तक उसको मेंटेन करना और उसमें कोई ना कोई जिद्दत लेके आना। लेकिन फिर आपको पता है हरमीत पाजी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरी फुटेज और होटल को देख के, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा अगर पूल साइड की बात करें, रूम की बात करें, बालकनी की बात करें, अच्छा उन्होंने एडवांसमेंट ऐड की है लेकिन जो पुराने वक्त का एक फील आता है ना, उस वक्त के कंस्ट्रक्शन का जो तरीका होता है उसको टच नहीं किया उन्होंने। सो ये देखिए नीचे बैठ के खाने वाला। और हाँ बिल्कुल, आपने तो फरमाया। सोहा, जापान में वैसे भी बादशाहत का जो सिलसिला है वो आज भी उसी तरह बरकरार रखा गया। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जितने भी वाक़यात हैं, तारीख से मुंसलिक चीज़ें हैं, उनको आज भी उन्होंने बाहिफाजत रखा और उसका ख्याल भी रखा जा रहा है। इस होटल को अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत होती है 705 से और फिर अब तक ही चल रहा है। और फिर वो बड़ी बात, इसमें आप एक तारीख है, यानी बादशाहों से लेकर बड़े बड़े वज़रा से लेकर फिर अब तक के लिए जो आज की जो नस्ल है उसके लिए भी ये आज भी उसी तरह ओपन है। और फिर बहुत सारी चीज़ें उसको हिफाजती तौर पर उसका बड़ा ख्याल रखा गया है। लेकिन इसी चीज़ों को अगर हम देखें आपके आसपास, जब आप GT रोड से जाए, मोटरवे तो मोटरवे से जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, लेकिन GT रोड से जब आप जाते हैं लाहौर की ओर और दीगर इलाकों की तरफ आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे खूबसूरत इलाके आपको नज़र आते हैं। मेरे ख्याल में उन सारी चीज़ों को अगर महफूज बना दे। अब मैं परसों जब गया, शादरा का जो मकाम है वहाँ पर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसकी जो दीवारी से बची हैं, बाकी तो हमने उखाड़ विखाड़ दी सारी चीज़ें। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना मेरे ख्याल में लाजिम हम सब पे भी है कि तारीख को महफूज बनाना। और आने वाले नस्लें जो हैं, एक तो टूरिज़म के हवाले से काफ़ी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं और अपने ये जो बाक़ियात हैं या आने वाली नस्लों को भी उससे भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो आप फरमा रही हैं कि रहन सहन क्या था, खाना पीना किस ढंग से बादशाह सलामत नोश फरमाते थे, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और आपको पता है एक और बड़ी अहमियत की हामिल इस जगह की जो बाकी फैक्टर्स है जो इसको बहुत खुसूसी बनाती हैं, वो सिपा सलार बहुत यहाँ पे उन्होंने स्टे किया है। फ़ौजी सिपा सलारों की अगर हम बात करें, एहलकारों की हम बात करें, मतलब उस दौर के जो भी रॉयल लोग थे ना, रॉयल्टी से इनका ताल्लुक था, उन तमाम लोगों ने स्टे करके इस जगह को और भी ख़ास बना दिया। तो जब यहाँ पर अब से जो उनके भी हैं, वो जो यंगस्टर्स हैं जो कि आते हैं एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, तो दे कैन फील कि किस तरह से वो रहते होते थे। और पिक्चर्स बनाना, वीडियोज़ बनाना, व्लॉग का बड़ा ट्रेंड है।
तो ख़ास तौर पर सयाह बड़ी तादाद में व्लॉग्स बनाने के लिए खैर यहाँ पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी भाई बहुत पुरानी है, पता नहीं हमारी टीम कहाँ से इतनी पुरानी खबरें ले आती है, लेकिन ये खबर जितनी पुरानी है उतनी महंगी भी है, क्योंकि आपको पता है ना पुरानी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और कीमती होती हैं। पुराने घर से सफाई के दौरान हज़ारों डॉलर के सिक्के बरामद हुए हैं। कैन यू इमेजिन, ये एक घर था लॉस एंजलिस में। अब आपको पता है सुसर ने ये घर खरीदा था 90s में। अब जब वहाँ पर पहुँचे इस घर की सफाई करने के लिए, उनकी ख़रीदने के बाद, उनकी वफ़ात के बाद ये घर खाली पड़ा हुआ था, मतलब कोई इसमें रहता नहीं था। और जब सुसर का घर पहुँचे और दामाद साहब ने कहा सफाई सफाई कराते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है, बेटी भी पहुंची साथ। घर की सफाई कराई तो घर की एक वॉल के आगे इतने बड़े बड़े थैले पड़े थे। उन थैलों को खोल कर देखा तो गेस व्हाट, उसके अंदर बहुत सारे सिक्के थे। अब जो उनकी तहकीकात की जितने भी इदारे हैं जो कि रिसर्च करते हैं और पुरानी चीज़ों पर, उनका कहना ये कि हो सकता है इन थैलियों के अंदर कुछ ऐसे पुराने कीमती सिक्के हो जिनकी लाखों डॉलर में कीमत हो। लेकिन जनाब आपको पता है मियाँ बीवी कितने मतलब आलसी हैं। उन्होंने क्या किया, $25,000 में लगा दिया इसको नीलाम करने के लिए कि सारे सिक्के उठा के ले जाओ, जिसके हिस्से में कोई पुराना सिक्का आया उसको बेच पूछ दो, वरना इसको बेच के आप तो राजी रहो। तो ये पता नहीं, मुझे लगता है हरमीत उनकी हॉबी थी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जो शौकीन होते हैं ना। बिल्कुल सोहा, वैसे अगर हम देखें इससे कबल भी जो खबर हमें मिली थी और जो हमने शेयर भी की थी, जिसमें एक सदियों पुराना मकान जो तकरीबन 1800 या 1700 के करीब था, और उसी में भी एक दीवार में बहुत सारी चीज़ें मिली थी। इसी तरह हमने आसपास भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे आसपास इलाकों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिससे अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ही गरीब लोग अमीर जो होते हैं रातों रातों अमीर हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी जाती हैं। लेकिन इसमें आप देखें ना कि पाजी को बड़ी जल्दी थी कि भाई जल्दी मुका, सौदा मुका, इस तरह ना हो कि कोई औरों को खबर हो जाए, तो उसने रातों रात ही सौदा तय कर लिया। लेकिन बहरहाल आपने दोस्त फरमाया बहुत सारी कीमती चीज़ें हो सकती हैं और ऐसे नायाब सिक्के भी हो सकते हैं जिसकी कीमत लाखों डॉलर की भी हो सकती है। बट इट्स योर लक, आपकी किस्मत है, अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना इनके हिस्से में आएंगे ना उनके हिस्से में आएंगे। किस्मत आजमाते रहना चाहिए। अगली खबर पर चलते हैं, क्विकली स्विच करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुदरती अशिया से बनने वाली मौसीकी के ये आलात जो हैं वो सुर और धुनें दोनों बहुत अच्छी बिखेरते हैं। और अगर आज के प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो आपको पता है हरमीत पाजी, हमने कुछ दिन पहले भी खबरें दी थी कि पुराने ज़माने में परिंदों की हड्डियों से बांसुरी बनाई जाती थी। लेकिन मैं उस दिन भी ये बात करी थी कि उससे जो सुर निकलता है, उससे जो तार निकलते हैं, जो असली मौसीकार होते हैं जो कि पुराने वक्तों के हैं, उनको पता है इस बात का कि जो कुदरती अशिया होती हैं उनसे जो चीज़ें बनती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, जो आलात मौसीकी के बनते हैं, उसको इस्तेमाल करने का, उससे सुर बिखेरने का अपना ही मज़ा है। अब ये जो कुदरती अशिया से बनने वाली मौसीकी के आलात है हरमीत, आपको पता है कि अगर हम सरकंडा की बात करें जो कि समुद्र किनारे मिलता है, अगर हम परिंदों की हड्डियों की बात करें या लकड़ी की जो बांसुरी होती है, अगर लकड़ी ख़ास तरह की हो, जंगल में ख़ास तरह की हो, तो आपको पता है इनकी मेकिंग, अब हम दिखा रहे हैं आपको बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होते हैं अब आपके मिक्सर के तौर पे ना, मतलब आप एक रूम में बैठे, आपने गाना किया है और आपने मिक्सिंग कर दी है। हाँ। लेकिन जो पुराने वक्तों के हालात है ना, ओह माय गॉड, वो एक चीज़ का अलग अलग औलाद होता था, तो उससे और वैसे सोहा हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखे मौसीकी के हवाले से, आपने सुर ताल की बात की, धुनों की बात की, तो हम जहाँ पे भी जाए, खासकर हमारे जो छोटे छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे ऐसे नायाब कारीगर आपको मिलते हैं और जिनका काम भी बड़ा, जिनका काम बोलता है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ आज की जो टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन हम माजी में थोड़ा सा झांक के देखें और अब भी वो लोग, बहुत सारे लोग मौसीकी से जुड़े जो लोग हैं, वो आज भी ये जो टेक्नोलॉजी की से मौसीकी बनती है उससे वो ज़्यादा कोशिश करते हैं उन सारी पुरानी चीज़ों को प्रीफर देखें। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लाइव सुना है, गज़लें उनकी सुनी है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल कभी बहुत ज़्यादा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका तो सुर और तार ही जो है ना वो बिल्कुल अलग होते हैं। भाई ओल्ड इज गोल्ड आपने सुना है, तो पुरानी चीज़ों की हिफाजत भी करें, ख्याल भी रखें और उनको एंजॉय भी करें। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। आज एक नोबल कॉज पर हमने बात करनी है, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको कन्विंस करूँ। अब वो मैं कैसे कन्विंस कर सकती हूँ, उसके लिए कुछ वैलिड रीजंस हैं जो कि मुझे देने चाहिए। ऑल दो के ये कार्य खैर है, आपको वैसे भी करना चाहिए, बट इफ़ यू गाइस वांट कि कोई क्रेडिबिलिटीज़ या कोई प्रोडक्टिव आपको बताया जाए कि आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो शायद आपको कन्विंस करना कंपैरेटिवली आसान हो जाए। तो जो पब्लिक मुझे इस वक्त देख रही है, खून अतिया करने के ऑन एंड ऑफ आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि इस अस्पताल में ये ब्लड ग्रुप चाहिए,
चाहिए, आपके दोस्त बाब आपको ग्रुप्स में या आपको व्हाट्सएप इस तरह से करते रहते हैं। लेकिन ऑल दो हमारे रिश्तेदारों में किसी को ज़रूरत हो तो हम इस कार्य खैर में ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अमराज पाए जाते हैं पाकिस्तानियों में, ख़ासतौर पर बच्चों की अगर हम बात करें, थैलेसीमिया समेत ऐसे बहुत सारे अमराज हैं जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों का खून चेंज होना एक ऐसा अमल है जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो खून अतिया करने का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। तो क्या आपकी सेहत के यानी मेडिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो क्या आपकी सेहत ये अलाउ करती है कि एक बिल्कुल सेहतमंद इंसान जो है, खा वो मर्द है या औरत है, या अगर टीनेजर्स की बात करें, तो क्या आपको खून अतिया करना चाहिए? इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? और फिर ऑल तो आपको ये तो पता ही है कि जो जिनको आप खून अतिया करेंगे वो तो उनकी जान भी बच सकती है, उनकी सेहत याबी भी हो सकती है। तो ये आपको इस ख़ैर खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आज का दिन जो है यानी 14 जून जो है वो खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और जब खून अतिया करने की बात आती है तो 2-3 ऐसे हैशटैग इदारे हैं जो कि हमारे जहन में फ़ौरी आ जाते हैं। वन ऑफ दोस्त लाइक सुंदस फाउंडेशन की अगर हम बात करें, बहुत लंबे अरसे से इस नोबल कॉज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एक ह्यूज नेटवर्क है जिसमें सबको पता है कि अगर आपको इस किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सुंदस फाउंडेशन से ही मिलेगा। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। सुंदस फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखती है डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर जुनैरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर जुनैरा, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि हम पहले तो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ऑल दो फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी इसका सबको पता है, लेकिन फिर भी लेटर ऑन हम इस पर बात करेंगे। खून अतिया करना चाहिए, कितनी देर बाद करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए, और ये आपकी सेहत को कितना इफ़ेक्ट करता है? कि लोग कहते हैं कि नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? अच्छा, जैसे आपने बिल्कुल एड्रेस किया कि आज खून का अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस पे पब्लिक को अवेयरनेस की बहुत ऑब्वियसली इस चीज़ पे हमें ज़रूरत है बताने की कि ब्लड डोनेट करना एक ऑब्वियसली बहुत ही नोबल कॉज है फॉर द डिज़र्विंग और फॉर द नीडी पेशेंट्स। स्पेशली थैलेसीमिया की जिस तरह आपने बात की, तो इनको तो सारी ज़िंदगी ताउम्र ब्लड चाहिए होता है, इनका खून खुद नहीं बनता। तो इनको ब्लड मैं या आप या बाकी आम आवाम जो कि सेहतमंद है, जिनका खून खुद बनता है और किसी और मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा कितनी देर बाद कर सकते हैं, तो 3 महीने के बाद ये ब्लड डोनेट कर सकता है एक सेहतमंद। 3 महीने में पूरी हो जाती है जो डेफिशिएंसी खून देने से होती है, वो कवर हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप नहीं भी डोनेट करते तो जिस तरह हमारे बॉडी के बाकी सेल्स हैं, इनकी तोड़ फोड़ हो रही होती है आम अल्फाज में, इसी तरह ब्लड सेल्स भी रीन्यू हो रहे होते हैं। तो अगर आप किसी को डोनेट कर देंगे तो किसी नीडी पेशेंट की हेल्प भी हो जाएगी, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और आपका खून तो बन ही जाएगा। तो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जिसको ऐसा मर्ज है कि उसका खून बन नहीं रहा या उसका खून ज़ाया हो गया किसी एक्सीडेंट में, उसको ज़रूरत है, तो उसकी मदद भी हो जाएगी और आपका खून तो बन ही जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। बिल्कुल। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है, सुंदस फाउंडेशन के हवाले से बात की जाए तो एक बाएतमाद इदारा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आज का दिन है और हम देखते हैं कि डोनेशन के हवाले से हम देखते हैं कि एक मुहिम चलाई जाती है और बहुत से रज़ाकारा तौर पर लोग आते भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि डेली कितने लोग आते हैं या कितना ब्लड जो है वो ज़रूरी होता है, कितने पेशेंट जो हैं उनको, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद और बोझ भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ख़ासकर थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं। जी आपको आवाज़ आ रही है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस तरह मैं सुंदस फाउंडेशन में काम कर रही हूँ एज मेडिकल ऑफिसर, तो मेरे पास डेली एवरेज जो है वो 50 बच्चा आता है ब्लड लगाने के लिए। इसी तरह बाकी दीगर जो इदारे हैं खून जहाँ पर मरीज़ों को लगता है, एवरेज उनकी भी 50 या 60 बच्चा डेली का आता है। ये वो बच्चा है जो थैलेसीमिया या किसी और खून की मर्ज़ में मुब्तला है और हमारे पास रजिस्टर्ड है। इसी तरह OPD बेस्ड पे भी कि जो कि रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास मरीज़, वो भी आते हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है, तो उनको भी खून लगाया जाता है। इसीलिए रिकॉर्ड के मुताबिक या अगर आप बात करें कि स्टडी के मुताबिक हर 2 सेकंड दुनिया में किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत पेश आती है।
और एक सेहतमंद जो इंसान है वो एक साल में 4 मरतबा ब्लड डोनेट कर सकता है और इस पर उसकी सेहत को नुकसान नहीं बल्कि इसके लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि इनके ब्लड सेल्स जब आप डोनेट कर देते हैं तो न्यू सेल्स की प्रोडक्शन और तेज़ी से होती है और जो कि डोनेट करने वाले शख्स के लिए फ़ायदेमंद होती है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी मुहिम चलाई जाती है और अब तो लगता है, ये सवाल पहले भी मैंने उठाया था, आज भी उठा रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों में मुहिम होती है लेकिन एतमाद का फुकदान पाया जाता है। बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते कि आया ये ब्लड जो मैं दे रहा हूँ क्या ये सही जगह पहुँच पा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, सुंदस फाउंडेशन की मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। अगर किसी ने रज़ाकाराना तौर पर ब्लड देना है तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? क्योंकि मुहिम की अगर मैं बात करूँ या मुख्तलिफ पार्ट्स की या मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ तो मैंने बहुत कम देखे हैं आपकी जो टीमें हैं वहाँ मौजूद। तो अगर किसी ने ब्लड देना है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो, क्या रजिस्ट्रेशन होगी? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ब्लड जो है रज़ाकारन ही दे सकते हैं। खून का अतिया एक ऐसी चीज़ है जो आप वॉलंटरीली ही दे सकते हैं और देना भी चाहिए अपनी मर्ज़ी से, साल में 4 दफ़ा जिस तरह मैंने बताया। दूसरा ये कि आप हमारी फाउंडेशन में आ सकते हैं, आपको मुकम्मल आपकी हिस्ट्री लेकर अगर आप ब्लड डोनेशन के क्राइटेरिया पर उतरते हैं तो उसके बाद आपका वाइटल्स लेके, ब्लड प्रेशर चेक करके, सारी हिस्ट्री लेकर आपका ब्लड लिया जाता है, आपकी सारी डिटेल लिखी जाती हैं, फिर वो हमारी लैब में उस ब्लड को ले जाया जाता है। उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, ब्लड ग्रुपिंग होती है। स्क्रीनिंग से मुराद ब्लड से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनके टेस्ट किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, एड्स, इस तरह की बीमारियां। और फिर उन बीमारियों जिनका भी हमने टेस्ट किया होता है उसकी रिपोर्ट हम बायोडाटा जो लिया होता है डोनर से उसको हम सेंड भी करते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह रज़ाकारन तौर पे कोई आके ब्लड देता है तो उसके जो ब्लड है हम उसके 3 आगे लोगों को वो काम आ सकता है। जिस तरह रेड ब्लड सेल्स हैं वो थैलेसीमिया के पेशेंट जिनको लाल खून की कमी है वो हम उनको देते हैं। प्लाज्मा जो सफ़ेद खून होता है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स की जिनको डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि प्लेटलेट डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं मरीज़, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो फिर उनके लिए काम आ जाते हैं। मतलब मुख्तलिफ बीमारियों के एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम पब्लिक की बात करें तो मैंने शुरू में जैसे कहा था कि एट द एंड ऑफ द सेगमेंट मेरी कोशिश ये होगी कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूं कि आप इस नोबल कॉज में पार्टिसिपेट करें। अब बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं। आपको पता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भी अब अक्सर औकात कैंप लगते हैं मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, चूँकि सुंदस फाउंडेशन तो एक हैशटैग इदारा है ना जो कि इसके लिए डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कैंप्स की बात करें तो आपको क्या लगता है किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना चाहिए वाइल गिविंग ब्लड, ताकि आप अगर ब्लड देने के लिए कन्विंस्ड हैं भी तो बाज़ ये मिथ्स भी होती हैं कि आपको और बीमारियां भी हो जाती हैं, सिरिंज का प्रॉब्लम होता है, इसको देना नहीं चाहिए, इसको देना चाहिए, और बीमारियां मौजब बनती हैं ब्लड देने से। किन किन चीज़ों को एक ब्लड डोनर को कीप इन माइंड रखना चाहिए? अच्छा, जिस तरह स्कूल, कॉलेजेस या इधर हम ब्लड का कैंप लगाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि कोई भी बच्चा या फिर हमारे पास कोई भी फीमेल डोनर आती है उस 17 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए। उसका फिर हम हीमोग्लोबिन वहीं पर चेक करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन देने वाले डोनर का ऑब्वियसली 12.5 से ऊपर है तो हम ब्लड लेते हैं। अदरवाइज़ खून की कमी जिस तरह औरतों को हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, उनको मालूम भी नहीं होता, उनकी स्क्रीनिंग भी साथ ही हो जाती है। अगर किसी को ब्लड की कमी है तो हम उनको बताते हैं कि आपकी डाइट अच्छी रखें या सप्लीमेंट्स खाएं, उसके बाद आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं अगर कोई बहुत विलिंगली ब्लड हमें देना चाह रहा हो। उसके साथ साथ फिर हम उनका वेट भी चेक करते हैं और 50 kg अबव वेट होगा तो फिर वो हमें ब्लड दे सकता है। उनके ब्लड प्रेशर चेक किए जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है भी और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है तो हम उसका ब्लड लेते हैं। उसको कोई मोज़ी बीमारी ना हो, कोई कैंसर ना हो या फिर उसको खून खुद ना लगता हो, क्योंकि अक्सर कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं कि हम लोगों की मदद करें, ब्लड दें, लेकिन उनकी मुकम्मल हिस्ट्री लेकर तो फिर हम प्रॉपर उनको गाइड करते हैं कि ब्लड कहाँ पर जाएगा, फिर उनकी रिपोर्ट्स उनको भिजवाते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह एक बात बिल्कुल ठीक आपने की कि इससे आपकी खुद बजाते भी स्क्रीनिंग हो जाती है। आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि आप तो या तो डोनर बनने के काबिल हैं या नहीं, और अगर आप में कोई डेफिशिएंसी है तो आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। तो आज खून का अतिया जो देते हैं उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। और खून अतिया करने का अगर आप सोच रहे हैं या यूजुअली अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं
तो आज के दिन ख़ास तौर पर दूसरों को भी इसकी तरगीब ज़रूर दें, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी बच जाएगी और आपकी सेहत तो अल्लाह जो है वो सेहत देने वाला है। यकीनन अगर आप नोबल कॉज के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती अल्लाह आपको ज़रूर अता करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो 9 मई के वाक़यात जिसे पाक फ़ौज की जानिब से यौम सियाह के तौर पर मनाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर फ़ौजी तनसीबात की बात करें, उन तमाम इदारों की बात करें जो कि हमारे लिए ना सिर्फ ये फ़राइज़ सर अंजाम देते कि हम वक्त तैयार रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए, उनकी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के बाद वो तमाम लोग जो कि मुर्तकिब थे इस चीज़ के, मिलिट्री अकाउंट्स और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसके तहत ट्रायल्स भी चल रहे हैं और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं की जानिब से कि उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये पकड़ धकड़ का सिलसिला ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क में भी जारी है। वो तमाम लोग जिन्होंने तरगीब दिलाई, उकसाया इदारों के खिलाफ ये तमाम चीज़ें करने के लिए, मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है उनकी गिरफ्तारियां और जो मुकदमात की दर्जात की चीज़ें हैं वो जारी हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ट्विटर अकाउंट की अगर बात की जाए तो उनकी तमाम तर जो के बाद में यूट्यूबर बन गए, ही बिकेम यूट्यूबर लेटर, और जो भी उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं और आपने इस दौरान देखी जिस पर उन्होंने बहुत सारी बातें की इदारों के खिलाफ, और कहा यह जा रहा है कि जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसमें दफातियाँ शामिल की गई हैं कि इदारों के खिलाफ उकसाया गया है, और यह भी कहा जा रहा है कि वजाहत खान और दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब कल से अगर ट्विटर अकाउंट की बात की जाए तो उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है, उनकी अहलिया और उनकी जानिब से भी कोई ट्वीट नहीं की गई, और मुबशिर लुकमान जो कि सीनियर सहाफ़ी उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया कि कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या ये सच है या नहीं, इस हवाले से जो है अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि कल से शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हो। खैर, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है सर, ऑब्वियसली क्योंकि जो तनसीबात, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है उसके तहत पाकिस्तान में तो गिरफ्तारियां जारी हैं मिलिट्री कोर्ट्स के तहत, बाहर ये जो खबरें आ रही हैं और इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ के एक्ट के अकॉर्डिंगली आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो एक्सपेक्टेड था और होना भी चाहिए था, और अगर ये खबर सही है तो अब सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की उनकी तरफ से कोई अब तस्दीक आ जाए तो वो और भी बेहतर होगा। लेकिन ये बात सही है कि ये मेजर आदिल राजा जो हैं, ये तो हम कितने अरसे से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम को रियासत के खिलाफ, रियासत के इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ ये अपना एक सोची समझी मुहिम है, उनके खिलाफ बगावत को उकसा रहे हैं। तो बिल्कुल गद्दारी के जिम्मे में आता है, और फौज के अंदर भी उन्होंने बड़ी अपनी डिवीजन कराने की कोशिश की, लोगों को बहकाने की कोशिश की, मिसगाइड करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत सीरियस ऑफेंस है जो कि सर, बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट आप ही गहरी नजर है इन तमाम चीज़ों पे, लेकिन सर अगर देखा जाए आपका साबिक फौजी अफसर होना और फिर एक भारी जिम्मेदारियां आप पे रही हैं, यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टिल सो मेनी ईयर्स, तो आप किस तरह से देखते हैं कि व्हेन ही बिकेम यूट्यूबर, तो जिस तरह से ना किसी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, ना किसी आप पार्टी के रहनुमा है, लेकिन जो उनकी फेवर नज़र आती थी उनकी वीडियोज़ में, और जिस तरह से उन्होंने इन 9 मई के वाक़यात के लिए तमाम तर वीडियोज़ बनाई, वो हमने भी देखी, आपने भी देखी, आप क्या समझते हैं कि इदारों के अंदर के लोग जो हैं वो बाद में अगर इस तरह का काम करेंगे तो शायद उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, ऑथेंटिक समझा जाता है, उसको आम आवाम ज़्यादा समझती है, इंडल्ज हो सके उनके दिमागों में ये चीज़ें? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि आदिल राजा ने को बड़े फॉल्स और फेक नैरेटिव्स बनाए हुए थे, ठीक है ना जी, और वो इम्प्रेशन को ऐसे दे रहे थे जिस तरह उनको ये खबरें को कोई अंदर से मिल रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं था, एक बड़ा सोचा समझा मंसूबा था जिसके तहत वो ये सब काम कर रहे थे, उकसा रहे थे रियासत के खिलाफ इदारों को लंदन में बैठ के। और दूसरी चीज को मैं रूल आउट जो नहीं करता हूँ वो ये है कि देखें, जब भी कोई पाकिस्तानी, खासकर अगर एक रिटायर्ड फौजी हो, अगर वो फौजी इदारों के खिलाफ लोगों को बगावत को उकसाएगा तो उसमें एक पाकिस्तान के दुश्मनों का जो हाथ है उसको आप रद्द नहीं कर सकते। और यूट्यूब पे आके तो आपको पता है यूट्यूबर्स जो हैं जब उनकी फॉलोइंग ज्यादा होती है तो वो पैसे भी बहुत कमाते हैं, तो पैसे का एलिमेंट है वो भी बीच में आ गया था। जब पैसे का एलिमेंट बीच में आता है तो याद रखें पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो जिनके ताने बाने पूरी दुनिया में हैं और वो फिर रब्ता करते हैं, ऐसे लोगों के साथ लिंक में आ जाते हैं कि जनाब इनको इस्तेमाल किया जाए कि अपने जो उनके अपने अज़ाइम हैं उन पाकिस्तान के दुश्मनों के जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, रॉ हो गए, ऐसे इदारे हो गए,
कि भाई ये एक बंदा मिल गया है तो इसको हम सपोर्ट करते हैं, इसको उकसाते हैं, इसको पैसा देते हैं ताकि ये पाकिस्तान में बगावत से लोगों को उकसाए। तो मेरा ख्याल है ये काफी फैक्टर थे जो कि इसमें काबिल अमल थे। और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब अगर वो अरेस्ट हो गया है, पुलिस से अरेस्ट किया या जिससे भी अरेस्ट किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो उसको पाकिस्तान लाया जाएगा। और फिर जारी बात है यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें जिस तरह सूरत हाल है, पकड़ दखड़ की सूरत हाल है, और दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि 9 मई का जो सान्या हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोग की वीडियोज़ आई, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उनके फ़ोन टैप्स वगैरह जो है उन पर उठाया गया, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकेशन ट्रेस करके उनको उठवाया गया। फिर अगर हम देखें कुछ ऐसे सहाफ़ी जो अगर बाहर मुकीम है तो उन हवाले से भी यहाँ थाना रमना में जो है वो FIR दर्ज की गई। ऐसे में अगर आदिल राजा की हम बात करें, जिस तरह उनका यूट्यूब चैनल था फिर बंद हुआ, ट्विटर अकाउंट बंद हुआ, लेकिन जिस तरह वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते रहे, यकीनन उसकी तकलीफ़ सबको भी थी और महसूस की जा सकती थी, और हमें भी दुख था कि पाक फ़ौज पर जिस तरह वो तनकीद करते जा रहे थे। लेकिन दीगर सहाफ़ियों की इस तरह की पकड़ धकड़ पर आप क्या कहते हैं कि यह तरीक़ाकार दुरुस्त है? और अगर है तो हम हमेशा देखते हैं कि जिस तरह FIR दर्ज की जाती है एक नामालूम फ़र्द की जानिब से, और फिर ये FIR का जो सिलसिला ये क्वेटा तक, मुल्तान तक, सखर तक पहुंच जाता है। देखिए जी, पहले तो ये है कि ये अभी गवर्नर ने भी कल परसों ये बात की है कि जो लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं था 9 मई के साथ, और अगर उनके जियो फेंसिंग में आया भी है, टेक्नोलॉजी के जरिए और या वीडियोस के जरिए देखे भी गए कि वो उस इलाके में मौजूद थे, और जाहिर बात है उसमें ये जो सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स आप कह सकते हैं, बाकी चैनल्स के तो खैर इतने नहीं, सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स ज्यादा थे, तो अगर लोकल जर्नलिस्ट तो अगर वो सिर्फ देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे, कवर कर रहे थे, और जारी बात है उनका कोई हाथ नहीं था 9 मई के जो तशद्दुद कुछ वाक़यात में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो गवर्नमेंट ने भी 2 दिन पहले इंडिया दे दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक आदिल राजा का ताल्लुक है, मेरी असेसमेंट ये है कि वो जल्द उसको पाकिस्तान लाया जाएगा, और यहाँ पे जारी बात है उसका कोर्ट मार्शल होगा, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, कोर्ट मार्शल होगा, और आई थिंक ही विल गेट द हाईएस्ट पॉसिबल सेंटेंस जो कि इस केस में बनती है। और फिर ये जो बाकी कोई 2-3 और लोग भी बैठे हैं, जिसमें हैदर मेदी हो गया वहाँ पे कनाडा में, और सिर्फ वजाहत खान नाम है, शाहीन सबाई नाम है, और आदिल फारूक राजा, ये दीगर नाम जो कि मुकदमात में दर्ज किए गए थे, उनकी भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। सर आपने इस हवाले से हमें टाइम दिया, सर आपका बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक मेरे साथ मौजूद थे, और बात जो उन्होंने की वो इस हवाले से बिल्कुल ठीक है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस किसी भी तरह से, वो अगर किरदार साजी की बात की जाए, जहन साजी की बात की जाए, मनसूबा साजी की बात की जाए, मास्टरमाइंड्स की बात की जाए, तो तमाम लोग जहाँ भी मौजूद हैं पकड़ कर पाकिस्तान ला कर ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह से पूरी दुनिया में अर्ज़सराई नहीं की जा सकती। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल के दौर में अगर आप YouTube खोलते हैं तो अगर आपको कोई भी मसला हो तो गूगल डॉक्टर या YouTube अंकल जो है वो आपको सब बता देते हैं कि आपने क्या करना है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यूज़, इफ़ यू आर गोइंग फॉर समथिंग लाइक जो आपने पहले नहीं किया हुआ, आपको हर तरह की टिप्स मिल जाती हैं। बट ऑल दो उसके बावजूद भी अगर आप ट्रेनिंग सेशन लेते हैं या आप वर्कशॉप्स में जाते हैं तो आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि येस जो कि आप प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, वो थ्योरेटिकल से आप उतना नहीं सीख सकते। अगर हम करियर काउंसलिंग की बात करें या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात करें तो 2 ऐसी चीज़ें जो कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको पॉलिश करती हैं। तो आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, बेसिक जो टॉपिक है आज के सेगमेंट में ये है कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या अगर आपने CSS कर लिया है, और उसके लिए बाज़-औक़ात मैं देखती हूँ कि CSS के इतने मुश्किल पेपर देने के बाद भी आप इंटरव्यू में रह जाते हैं। सो एक ज़बरदस्त सा इंटरव्यू देने के लिए जो टिप्स होंगी वो आपके माइंड में क्या है या आपने से पहले इसके बारे में नहीं सुना, वो सारी टिप्स आज हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद फवाद, करियर काउंसलर है प्लस कॉर्पोरेट ट्रेनर है, तो इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं अहमद? ठीक है, आई एम गुड, बिल्कुल अहमद, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर, कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट मेकअप दैट यू कैन वेयर एवरीवेयर, जो कि आप कर सकते हो। लेकिन हम अगर इंटरव्यूज़ की बात करें, और बाज़-औक़ात मेरी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देते वक्त बहुत सारे बच्चे जो बहुत पढ़ाकू हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, सो दे गॉट कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम व्हाइल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ 10 बच्चे और 20 बच्चे। तो आप क्या 2-4 मेन टिप्स देते हैं इंटरव्यूज़ के लिए ख़ास तौर पर? अच्छा, सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए इन चीज़ों पे मैं बात करते हुए बताऊंगा कि आप
इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ओवर प्रिपेयर्ड कहना चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप एक दफ़ा मॉक इंटरव्यू ज़रूर कर लें अपने किसी अच्छे दोस्त को। अच्छे दोस्त का मतलब ये है जो प्रोफेशनल है, या तो वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है ऑलरेडी, या कोई आपके अंकल या कोई सीनियर होंगे जिन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है जिनका, उन्हें कहें कि आप बैठ के मुझसे इंटरव्यू लें। तो वो जब एक ड्राई रन हो जाएगा आपका, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मॉक एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप 2, 3, 4 दफ़ा करेंगे, उसको एक दफ़ा करना काफ़ी नहीं है। सो ये कैटेगोरिकली मैं बता दूं, लोग एक दफ़ा भी नहीं करते ना। हाँ, हम बात तो ये कि लोगों को लगता है क्योंकि आई एम प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैंने दिमाग में सवाल सोचे, उसके जवाब दे दिए, ओके आई एम नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर इंटरव्यू, जो जॉब के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए। बल्कि यहाँ तक मैंने चंद एक लोगों से कहा, उन्होंने कहा जी हम नेचुरल जैसे हैं हम वैसे ही जाएंगे। तो नेचुरल कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन कंपनी ने इवेल्युएट करना है जो उनकी नीड है। तो उसके मुताबिक उन्होंने देखना है कि क्या आप उनके कल्चर में एडजस्ट होने का आपका ऑरा है, बॉडी लैंग्वेज है आपकी वैसी, क्या आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप देखें ना, आप इंटरनेट को, गूगल की जैसे आपने बड़ा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए अंकल गूगल वगैरह के, उनको आप देखते हैं तो वहाँ पर कीवर्ड्स बड़े अहम होते हैं। तो कीवर्ड्स एसईओज करते हैं लोग, वो बुनियादी तौर पे कीवर्ड्स की वजह से ही होते हैं। तो कीवर्ड्स हैं जो आपके इंटरव्यू में भी काम आते हैं। सर, तो आपने वो यूज करने हैं अपने इंटरव्यूज के दौरान। सर, आपने जो बात की है, आपने जो फरमाया कि वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और हम देखते हैं कि बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारे, एक वक्त ये भी था कि जब हम भी सामना करते थे तो ये सोचते थे कि हाँ तैयारी तो बहुत है, लेकिन सामने वाले के सामने जाना, जो बैठा इंटरव्यू ले रहा है, तो उसके सामने फिर हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती थी। अब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब आते हैं उनके पास तैयारी बहुत होती है पाजी, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं देता, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो परेशानी का वो आलम उसमें वो मुब्तला नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है कि इस पर कितना काम होना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको कख नहीं आता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कमाल की होती है, और वो कहीं ना कहीं जॉब ले उठ जाते हैं। जैसे एक तो कॉन्फिडेंस होते हैं जो आप कर लेते हो, एक आप ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर औकात मारे जाते हैं। ये क्या डिफरेंस, कैसे डिफरेंशिएट करें? इसका सादा सा है, जैसे मैंने कहा ना, रिहर्सल करें। तो सबसे पहली बात तो ये है, रिहर्सल में क्या होगा कि जो आपको फीडबैक देने वाला है ना, वो आपको बताएगा कि आपका कौन सा एक्शन है, आपके एक्सप्रेशंस हैं कौन से हैं जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। हो सकता है आप ना हो ओवर कॉन्फिडेंट, आप एक नेचुरल फ्लो में कर रहे हो, जैसे आप लोग हैं माशाल्लाह, आपका आवर्स एंड आवर्स हैं मीडिया को फेस करते हुए। तो आप जब जाएं और मैं ये कहूँ, मैं इस साइड पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं ही समटाइम्स ये भी होता है ना कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी उतना कैपेबल नहीं है जितना कैंडिडेट है, तो मैं कहूँ कि देखें जी ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो आप ये देख लें कि जो रिक्वायरमेंट है उस जगह की वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहली बात यह है, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह इंडस्ट्री रिसर्च करना जरूरी होता है ना, वैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देना और उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके बात करने का ढंग है, आपके अल्फाज के अप्स एंड डाउन्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ये किस कदर ज्यादा मैच करते हैं उस जॉब के साथ जिसके लिए आपने अप्लाई किया अच्छा अहमद, इस चीज़ को भी एड्रेस करें, बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, कि हम लोग अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। लोग समझते हैं कि अब जब जैसे घर में है वैसे हम किसी को इंटरव्यू देते हुए तो नहीं होंगे ना, वी हैव टू प्रिटेंड एट दैट टाइम, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपने कैसे देखना है, कहाँ देखना है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर अपीयरेंस, तो कितना ये मैटर करता है कि आप अगर बहुत भी वेल ड्रेस हैं, अच्छा बोल नहीं रहे, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। आप बहुत परफेक्ट बोल रहे हैं लेकिन आप अगली लग रहे हो, तो ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। कितना मैटर करता है आपके इंटरव्यू देते वक्त वेल ड्रेस्ड होने को? बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहते हैं योर ड्रेस स्पीक्स बिफोर यू डू, आपके बोलने से पहले आपका लिबास बोलता है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है जोहा, जैसे मैंने जिक्र किया, मीडिया इंडस्ट्री है ना, लेट से मैं एक मॉडल के तौर पे जाता हूँ तो मैं उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी, उसके लिए ड्रेस कोड कुछ और होगा। लेकिन आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ का ड्रेस कोड कुछ और हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक साहब आए इंटरव्यू देने के लिए फ्राइडे को, तो फ्राइडे को वो शलवार कमीज पहन के आए। अच्छा, हो सकता है कुछ कंपनीज में फ्राइडे को शलवार कमीज चल जाती हो, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर नहीं था ऐसा। तो हमें ये ऑकवर्ड लगा फौरी तौर पे कि यार हम कैजुअल ज़रूर कहते हैं जिसमें आप फ्राइडे को जीन्स पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन वो टक इन होनी चाहिए प्रॉपरली, उसको आप ओपन रिलैक्स होकर नहीं आ सकते। तो शलवार कमीज वहाँ पर कल्चर का हिस्सा नहीं है। सो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि उससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि उन्होंने असल में कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं की कि कैजुअल मीन्स व्हाट,
एंड फ्राइडे मीन्स व्हाट, उससे पूछ लेते किसी से तो वो ज़्यादा बेहतर बात अच्छा, मैं एक और चीज़ ये होती है कि बाज़ वक़्त हम कंफ्यूज होने की और कॉन्फिडेंट होने की बात करें ना, फिलहाल इंटरव्यू देते वक्त बाज़ वक़्त होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं तो आप ऐसे करके बैठ जाते हैं स्टिल और समथिंग लाइक आप मूव कर रहे होते हैं, एंजाइटी नज़र आ रही होती है आपके चेहरों पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू देने जाते हो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि मेरा ये एक इंटरव्यू देने का मेरा स्टाइल है, तो मैं अगर ऐसे करके बैठूंगा तो मतलब ये कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तो ये इन दोनों के बीच में जो बैलेंस करने वाली एक चीज़ है, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि आप बिल्कुल ढीले भी ना हो जाए और बिल्कुल स्टिफ होके भी ना बैठें कि आपको लगे कि यार यू आर एट होम, राइट। अच्छा, इसका एक ये है, सबसे पहले जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आता है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इट इज़ प्रेटी नॉर्मल, ये नॉर्मल रूटीन की बात है। कोई भी चीज़ उसके दो हिस्से हैं, एक तो ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो आप रिलैक्स रहें, वो भी एंजाइटी होना नॉर्मल है। और ना होना बुरी बात इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है आप केयर नहीं कर रहे जिस जगह पे आप जा रहे हैं, आप रूटीन के एक चुटकियां बजाते हुए जा रहे हैं, चुटकियां बजाते हुए निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंग्जाइटी में नहीं हैं, ओवर कॉन्फिडेंट इनफैक्ट। तो एंग्जाइटी होना इज़ ओके। इलाज क्या है? अच्छा पाजी, आप जब एंटर हों इंटरव्यू देने के लिए तो उससे पहले एक लंबी सी सांस लेके उसको बाहर निकाल दें, डीप ब्रीथ, और 2 से 3 दफ़ा ये करें, आपके जो पूरे आसाब हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे। और दूसरा ये, साथ एंटर होते हुए स्माइल, आप वियर अ स्माइल जिसको कहते हैं ना, आप स्माइल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। जी हरमीत, you wanna ask something? अच्छा पाजी, बहुत खूबसूरत बात आपने की, और पानी, ठंडा गिलास, सांसें भरना, और अच्छा पाजी एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अब हम देखते हैं कि जो नौजवान हमारे सामने आते हैं, या हम भी बहुत सारे लोग के इंटरव्यू करते हैं, या हमारा जब इंटरव्यू होता था तो बहुत सारे ऐसे नौजवान होते थे कि अपनी भाषा छोड़ के कोशिश होती थी कि भैया इंग्लिश थोड़ी सी झाड़ दें तो शायद जो बैठा अंदर अफसर है तो शायद उस पर असर भी कर जाए पाजी। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो मेरी तरह गलत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? ज़रूरी है इंग्लिश बोलना? और दूसरी चीज़ इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि सीवी में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि वो भी देखी जाती है भाई। अच्छा, एक तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो अब आप खैव करके अंग्रेज़ी बोलेंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेफर ये किया जाता है कि बाइलिंगुअल हो, उर्दू और अंग्रेज़ी का मिक्सचर अगर आप करते हैं, पाकिस्तान के इस वक्त ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जिस ज़ुबान में सवाल किया जा रहा है उस ज़ुबान में आप जवाब दें। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो जानबूझ के उर्दू रूटीन ये रखती हैं कि इंग्लिश, उर्दू और फिर लोकल आपकी ज़ुबान, पंजाबी, सिंधी या जो भी है, ताकि वो देखें कि आपका लबो लहजा क्या है। जहाँ जहाँ पे पब्लिक का एक्सपोजर है ना, फ्रंट एंड जॉब्स हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, इस तरह के, वहाँ पर ये ख्याल रखा जाता है। तो जिस ज़ुबान में वो बोल रहे हैं उस ज़ुबान में आप जवाब दें। तो दूसरी बात ये है, आपको अपना बहुत ज़्यादा पोज करने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो उस तरह ही बोलें जैसे आप बोलते हैं। मैं क्विकली आपको बताऊं हरमीत, इस पे अपने सुनने वालों के लिए कहते हैं कि 2000 के करीब ना एक रिसर्च हुई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ऑक्सफोर्ड ने किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में वो वाली अंग्रेज़ी तो बोली नहीं जाती जो कि हमारी है, ब्रिटिश है, तो फिर क्या इलाज किया जाए, इसका क्या कहा जाए उसको। तो उन्होंने कहा कि जो चाइना में बोली जाती है अंग्रेज़ी उसको चिंग्लिश कहा जाए, जो यहाँ पर बोली जाती है हमारे यहाँ पे ये उर्डिश है, जो दूसरी हिंदुस्तान में वो हिंडिश है। तो इट्स ओके कि आप उर्दू के लहजे में आप फौरी तौर पे स्विच होकर अंग्रेज़ी का वो अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट नहीं अपना सकते। उर्दू एक्सेंट में बिल्कुल नॉर्मल फ्लो से बोलते चले जाएं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो उनकी कौमी ज़ुबान है। इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, आपको आनी चाहिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का या आपकी स्किल्स का, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने एक्सेंट के बारे में वो ज़्यादा ना ख्याल करें कि वैसा ही होना चाहिए जैसा होता है। थोड़ी बोले, अच्छी बोले, सुथरी बोले, बिला वजह अपने आपको नो डिमोरलाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अहमद फॉर बीइंग हियर। हमारे यहाँ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम देखें, गोरा है तो इसका मतलब प्यारा है, इंग्लिश बोलता है इसका मतलब पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्किल्स कैन स्पीक लाउडर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आपके पास कोई स्किल है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें, उसके बाद पॉलिश करें, और पॉलिश करने के बाद उसे कैश करें। ये कुछ फार्मूलाज हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो शायद ज़िंदगी, इंटरव्यू या आपकी प्रोफेशनल लाइफ आसान हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ आपसे लेनी है इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आपका भी कोई टॉपिक और इशू है, सो यू गाइस कैन टैग अस ऑन सोशल मीडिया, हमें फीडबैक देते रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और देखिए अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद भी ज़रूर करें, उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।